मेनोपॉज में आ गई वुमन आ गई और क्या ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन है अपने पास? जब आपको वॉक भी करना है, आपको एक डेफिनेट स्पीड पे वॉक करना है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। मेमोग्राफी का क्या कहते आपके लिपिड प्रोफाइल भी इसमें नॉर्मल आ जाएंगे, आपकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल आ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाएगा। हैं? क्या हमारे जो स्टार्स हैं, फिल्म स्टार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपने एक्सपीरियंस बताएं? Now, healthy sexual relationships are very very important for a family and for the society also. अब ये बताओ आप, ये जो मेनोपॉज होता है अमूमन कितना टाइम लगता है, मतलब? That is the sexuality problem. तो मैडम चलिए, ये हुआ कि हमने ट्रीटमेंट भी बता दिया, आपने हमें मेनोपॉज की डेफिनेशन बता दी। अब जिम्मेवारी किसकी है कि वुमन आ गई ट्रांजिशन करके मेनोपॉज में आ गई, अब जिम्मेवारी फैमिली की या वर्क प्लेस जहाँ काम करती है, क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले जो आपने करना है वो है वेट कंट्रोल। कैल्शियम और वो विटामिन डी ऐड कर लें, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। इस टाइम पे जो आपको होगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी योनि की प्रॉब्लम, आपकी विजाइना की प्रॉब्लम। एक मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था कि मेल मेनोपॉज भी होता है। आपके लिए प्रॉब्लम है, दिन के लिए भी रात के लिए भी। मेनोपॉज में क्या सिम्टम कॉमन होते हैं जिसपे प्रेजेंटेशन होती है? जैसे कोई बंदा बेड रिडन या तकलीफ में नहीं रहना चाहता, और रहना भी नहीं चाहिए। मेरे घर में भी मेरा मजाक बनता था, ओ मम्मी को तो हॉट फ्लैशेस हो गए, मम्मी का वो हो गया, जल्दी से एसी ऑन करो, ये करो। हिंदुस्तान के बाहर 51 के बाद शुरू होता है, हमारे यहाँ पहले शुरू हो जाता है। डॉक्टर केशा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो पेरीमेनोपॉजल क्या होता है? सेकेंडली वो उस टाइम पर भी आ सकती हैं जब उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, पीरियड कब होने लग पड़े हैं। मेनोपॉज क्या होता है? तो आपको ये सारी प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी कोई भी कहीं पर भी एक ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा। इसी तरह एक शब्द और है, अगर उसका हिंदी बताता हूँ आपको, रजो निर्वृति। मुश्किल लगता है, ये क्या होता है आपको भी समझ नहीं आया। मेनोपॉज तब गिनना शुरू करते हैं। सो ये क्या है? डायग्नोसिस ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव है, गुड गायनेकोलॉजिस्ट एट दैट टाइम। कुछ शब्द हमारी रोज की भाषा में ऐसे शामिल हो गए हैं इंग्लिश के कि उनका हिंदी अनुवाद करना मुश्किल है। जिस तरह बल्ब, स्कूल, यूनिवर्सिटी। इसी तरह एक शब्द और है, अगर उसका हिंदी बताता हूँ आपको, रजो निर्वृति। मुश्किल लगता है, ये क्या होता है आपको भी समझ नहीं आया। मेनोपॉज अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हमारी लाइफ में एकदम घुल मिल गया है। सबको मालूम है कि जो लड़की बड़ी होगी मेनोपॉज में ज़रूर जाएगी, लेकिन मेनोपॉज की कुछ प्रॉब्लम है, मेनोपॉज में कुछ समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का हल कैसे करना है, इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिसेस मनिंदर आहूजा। इन्होंने एक पॉडकास्ट हमारे साथ पहले भी किया था, वो बहुत लाइक किया गया है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस आए, बहुत सारे उनमें क्वेरीज आई और सब आंसर की गई, और सब ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार मैडम को फिर बुलाया जाए। आज मिसेस आहूजा ने हमारे लिए वक्त निकाला है। थैंक यू मैम, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मिसेस आहूजा गायनेकोलॉजिस्ट हैं, करीब करीब 40-45-50 साल का इनको तजुर्बा है। आप इनको शक्ल पे मत जाइए, ये जितनी यंग दिखती हैं इतनी है नहीं, लेकिन सच में इन्होंने अपनी बॉडी को, इन अपने ब्रेन को, अपने हर चीज़ को एकदम एक्टिव रखा हुआ है। और इस एज पर इतना एक्टिव होना एक करिश्मे से कम नहीं है। वो आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने सब चीज़ों को अपनी लाइफ में किस तरह उतारा। तो सबसे पहले मैडम, रजो निवृत्ति जिसको मैंने बोला है मेनोपॉज क्या होता है, जरा बताएं सबको, जिससे कि इनको समझना आसान हो जाए मेनोपॉज होता है क्या। थैंक यू डॉक्टर केशव शर्मा फॉर इनवाइटिंग मी दिस थिंग, और ऑल आवर ऑडियंस वेलकम टू दिस सीरीज। जिनको कि ज्ञान चाहिए या दे परस्यू द नॉलेज from the right sources, that is very important. Right. That they have to the right sources from the right persons. Correct. And they can only guide you. Otherwise, you will be getting so much of information from the media, net services now, that you will be confused. So, as Dr. Sab has already introduced me, that I am a menopause practitioner
बिकॉज मीनोपॉज प्रैक्टिशनर अभी हमारे पास बहुत कम है। ये लेट साइंस डेवलप हुई थी और उसके लिए एक रीज़न था। मीनोपॉज कब कहते हैं? आपकी रजोनिवृत्ति बंद हो गई, जब आपकी माहवारी बंद हो जाती है एग्जैक्टली 12 मंथ के लिए। सो आप उसके बाद तब गिनना शुरू करते हैं। सो ये क्या है? डायग्नोसिस ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव है, आप पीछे जाते हैं। सो आपके पीरियड पहले जो हैं वो इरेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। पहले साइकिल थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर लंबी हो जाएगी, फिर शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास लेडीज़ आती हैं वो उस टाइम पे आती हैं जब उनकी हो सकती है। सेकेंडली वो उस टाइम पर भी आ सकती हैं जब उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, पीरियड कब होने लग पड़े हैं। और जब बाद में कोई और प्रॉब्लम जब उनको होने लग पड़ती है, वो हम बाद में बातें करेंगे उसके बारे में। तो आते हैं तो एग्जैक्टली मेनोपॉज की डेफिनेशन क्या होगी? जब 12 महीने 12 मंथ्स आपको पीरियड नहीं आए। उससे पहले कभी 3 महीने पे आ गए, कभी 4 महीने 6 महीने आ गए, तो क्या करेंगे आप चेकअप जरूर करवाएंगे। बट बेसिकली वो नॉर्मल ट्रांजिशनल साइकिल आपकी चल रही है। जैसे जब लड़कियों को माहवारी आती है तब भी यही साइकिल होती है। हार्मोन्स तब ऊपर जा रहे होते हैं, अब वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नीचे जा रहे हैं, FSH LH बढ़ रहे हैं। सो ये हार्मोन्स जो है अंदर के, जिनकी एक्चुअल सिक्रीशंस आपके ब्रेन से शुरू होती हैं और फिर आपके नीचे आती हैं पिट्यूटरी वगैरह में, फिर वो नीचे जाती है यूट्रस में, ओवरीज में। तो वो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है? भाखड़ा में। फिर उसके बाद कहाँ जा रही है? सेंटर्स में, फिर आपके ट्रांसफार्मर्स में, फिर आपके घरों में, और फिर वहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं। करेक्ट। सो आपको ये सारी प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी कोई भी कहीं पर भी एक ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा। सो जब आपको एक प्रॉब्लम होएगी तो आपकी सारी बॉडी पे असर हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेनोपॉज। जब आपको मेनोपॉज हो गया तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे। अब सिर्फ यही बात है कि अगर आपको 12 मंथ्स माहवारी नहीं आई और उसके बाद आ गया, फिर वो ठीक नहीं है। Correct. तब यू हैव टू गो एंड कंसल्ट योर गुड गायनेकोलॉजिस्ट एट दैट टाइम। दैट कैन बी समटाइम्स ए नॉर्मल एट्रोफिक चेंजेस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम समथिंग एल्स इज लाइंग इन योर बॉडी जो वो कर रही है। सो इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह उस टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी जब जैसे हम लोग चर्चा करते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपकी बॉडी में हो सकती है। तो मोटे तौर पे ये माना गया कि अगर 12 महीने मेंसेस नहीं हुए और उसके बाद हम मान लेंगे कि मेनोपॉज हो गया, 12 महीने कम से कम इंतजार करना पड़ेगा मेनोपॉज को लेबल करने के लिए। तो पेरीमेनोपॉजल क्या होता है? हाँ, पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉज ट्रांजिशन तभी शुरू हो गए जब आपके पीरियड्स इरेगुलर शुरू हो गए हैं। और नॉर्मल एज क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आपको मैं 3 डेफिनेशन से बतलाने जा रही हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी बतलाएगा या आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तब भी आपको पता चलेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। मेनोपॉज की नॉर्मल एज वर्ल्ड में 51 to 52 ईयर्स है। इंडिया में हमारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिन्होंने दिखाया है कि हमारी 6 ईयर्स पहले होती है एवरेज एज। तो 46.6 ईयर्स प्लस माइनस 6 ईयर्स आप लोग अपनी एज लेके मेनोपॉज की चलते हैं। अब अगर आपकी माहवारी 40 साल से पहले बंद हो गई तो वो प्रीमेच्योर मेनोपॉज है। उसमें आपकी बॉडी के सारे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर बॉडी में आपको जैसे मैंने बताया कि सब जगह पर हैं ये आपके स्विचेस जो लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आपके हार्ट के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके हड्डियों के ऊपर, आइज़ के ऊपर, स्किन के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने जा रहा है। सो प्री मेच्योर मेनोपॉज तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने ज़रूर ही चेकअप करवा के जो मेडिकेशंस आपको बतलाई जाएंगी, एटलीस्ट मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी अगर कंट्राइंडिकेटेड नहीं है इस पीरियड में तो इंडिकेटेड है बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में। अब इसके बीच में प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहलाती है, उसके बीच में और मेनोपॉज के बीच में फिर पीरियड है वो 40 ईयर्स और 46 ईयर्स। अगर उसके बीच में पीरियड बंद हो गए तो फिर क्या हुआ? वो भी अर्ली मेनोपॉज हो गया।
अगर अर्ली मेनोपॉज हो गया वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बॉडी के लिए नीडेड हैं आपके वेरियस फंक्शंस के लिए। और अगर वो पहले चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर असर पड़ेगा। अब होगा ये कि ना आप जानती हैं और ना ज़्यादातर दूसरे स्पेशलिस्ट जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपकी मेनोपॉज करके हो रही हैं, और अदरवाइज़ उनकी स्पेशलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हार्ट का ही ले लीजिए, जब औरतें पहले हार्ट अटैक के साथ जाती थी तो उनको कह लेते थे डिस्पेप्सिया, गैस बन रही है, और कोई नहीं रियलाइज़ करता था कि ये मेनोपॉज करके इनको कार्डियक वास्कुलर डिजीज़ हो रही है। इसी तरह से यूरिनरी की प्रॉब्लम है, बार बार औरत जाके यूरोलॉजिस्ट और दूसरे जनरल फिजिशियन के पास यूरिन टेस्ट करवाई जाती है, क्योंकि उसको बर्निंग हो रही है। बट दैट प्रॉब्लम इज़ देयर इन द वेजाइना डाउन, आपकी योनि में है। शुष्कता जो आ जाती है, जो ड्राइनेस जो आ जाती है, वो आपको कॉज कर रही है, जो कि हार्मोन्स की डेफिशिएंसी करके है। और सिंपल लोकल हार्मोन्स लेने से या लुब्रिकेंट लेने से ठीक हो जाता है। डायग्नोसिस मेनोपॉज को मैडम ने जैसे बोला है, मेनोपॉज को समझना होगा। मेनोपॉज खतरनाक नहीं है, इसको मैनेज करना चाहिए। तो मेनोपॉज में जैसे इन्होंने बताया कि हर चीज़ बॉडी की इफ़ेक्ट होती है, डेफिनेटली हर ऑर्गन इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर एक हार्मोन नहीं है बॉडी में तो उसका असर पूरी बॉडी पे जाएगा। लेकिन जो नोट करने की बात है, आप नोट करें, हिंदुस्तान में 40 साल के आसपास में मेनोपॉज शुरू होता है। 5-6 साल पहले हो सकता है, 5-6 साल बाद में, यानी 40 से लेकर 50-52 तक आपका मेनोपॉज हो जाएगा। लेकिन 12 महीने तक ये मेंसेस आपके नहीं आने चाहिए, तब आपको लेबल करना है। अगर 12 के बाद आते हैं तो मैडम ने बोला बड़ा ध्यान रखो, हो सकता है कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, उसको आपको ध्यान देना है। और पहले आ जाता है तो प्रीमेच्योर है, प्रॉब्लम प्रीमेच्योर आ रही है, लेकिन एबनॉर्मल नहीं है, ये मेनोपॉज ही है कि ये 40 पे भी आ सकता है, 52 पे भी आ सकता है। हमारे पास रेंज है हिंदुस्तानियों के पास, हिंदुस्तान के बाहर 51 के बाद शुरू होता है, हमारे यहाँ पहले शुरू हो जाता है। ये एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक इफेक्ट होता होगा शायद। मतलब उसमें तो फ़र्क तो जेनेटिक्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं, हमारे सारा होता है। बट 46 ईयर्स एज हमें लेके चलनी चाहिए। 46 से पहले बंद हो रहे हैं वो भी आपका प्री मेच्योर मेनोपॉज है, उससे पहले हो जाता है तो वो प्री मेच्योर ओवेरियन एक मैडम एक मेरी क्वेरी है सिंपल, अर्ली मेनोपॉज आ गया यानी 40 पे आ गया, तो अगर हार्मोन सप्लीमेंट देते रहें तो इज इट ओके? और या ठीक है, हार्मोन सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, देने भी चाहिए, अनटिल अनलेस कोई कंट्राइंडिकेशन हो, जैसे एक्यूट लिवर डिजीज़ हो या कोई कैंसर हो या कोई पेशेंट का पहले एबनॉर्मल ब्लीडिंग चल रही है जो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, या जैसे उनको कोगुलेशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उन लोगों की पहले ही हिस्ट्री है कि कहीं ना कहीं कोई क्लॉट हुआ पड़ा या कुछ है, तो उन लोगों को नहीं दे सकते। अगर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव वो लोग ले सकते हैं अगर उनके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई तो इसलिए हार्ट का टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं इन लोगों को। अदरवाइज़ आप लोग हार्मोन दे सकते हैं। हार्मोन देने से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है, और बहुत सी चीज़ों से आपका बचाव हो जाता है। करेक्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे मैम बोला है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली हर एक आदमी अच्छी चाहता है। कोई बंदा बेड रिडन या तकलीफ में नहीं रहना चाहता, और रहना भी नहीं चाहिए। और मेनोपॉज में स्पेशली मैडम आहूजा का कहना है कि ये तो बड़े मज़े में कंट्रोल की जा सकती है, कंफर्टेबली, अगर सही से गाइडेंस मिले तो मेनोपॉज प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये कहना हुआ? हाँ। तो अब ये बताओ, मेनोपॉज में क्या सिम्टम कॉमन होते हैं जिसपे प्रेजेंटेशन होती है, जिससे कॉमन प्रेजेंटेशन? ये डॉक्टर केशा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अनटिल अनलेस पेशेंट को पता होगा तभी तो वो जाएंगे डॉक्टर के पास। Correct. यार ये दिस इज समथिंग एबनॉर्मल एंड वी कैन गेट द ट्रीटमेंट, देन ओनली यू गो टू द डॉक्टर। सो जो फर्स्ट आपके मेनोपॉज ट्रांजिशन में सिम्टम्स हैं, जो कि आपके जहाँ से पीरियड इरेगुलर होने शुरू हुए वहाँ पर ही वो सिम्टम शुरू हो सकते हैं, तो उन सिम्टम्स को आप ध्यान देखिए। और अगर ऐसी सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर वे में आपकी काउंसलिंग करके आपको ट्रीटमेंट देंगे, एंड यू कैन बी विद फॉलो विद देम, उनके साथ आप फॉलो करवाइए। हमारी मेनोपॉज सोसाइटी है, उसकी वेबसाइट पे आपको सारे प्रैक्टिशनर के नाम्स भी मिल जाएंगे इंडिया में जो हैं,
एनीवे तो उसमें आपका सबसे पहले सिम्टम जो शुरू होते हैं हॉट फ्लैशेस उसको कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या होगा, घबराहट होती है, एकदम गर्मी लगने लग पड़ेगी और उसके बाद एकदम पसीना आना शुरू हो जाएगा। मेरे घर में भी मेरा मजाक बनता था, ओह मम्मी को तो हॉट फ्लैशेस हो गए, मम्मी का वो हो गया, जल्दी से एसी ऑन करो, ये करो। तो ये एक्चुअल में इतनी घबराहट वाली बात होती है। औरत है वो सफ़र कर रही है, उसी को पता चलता है कि कितना। फैमिली शुड बी सपोर्टिव एट दैट टाइम. That is very important at this time, that the family should also understand that women is undergoing these symptoms, these transitional symptoms, and she needs just the support so that she can be a support system for the family also. True. She can remain a support system for the family also. तो hot flashes एक हो गए, या hot flashes रात को भी हो सकते हैं, आपकी नींद खुल सकती है, नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती है, नींद जाने में प्रॉब्लम है, अगर खुल गई तो दोबारा आने में प्रॉब्लम है। तो ये स्लीप प्रॉब्लम्स हो गए, मूड चेंजेस हो सकता है, इरिटेबिलिटी, बात बात पे वो झगड़ेगी, वो कहेगी मम्मी को क्या होगा, कहे मेरी बीवी को क्या होगा, वाई शी इज़ फाइटिंग सो मच, बट उसकी मूड हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, छोटी छोटी सी चीज़ों में क्या हो गया, ये क्या होने जा रहा है। तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, थोड़ी छोटी छोटी फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट अल्जाइमर। आपने कहाँ चीज़ रखी, आप भूल गए, कहाँ गए, कमरे में क्या हो गया, अरे पानी की बोतल निकालनी थी और चाबियाँ आपने फ्रिज में रख दी, और फिर आप ढूंढते फिर रहिए सारी जगह पे कि यार चाबियाँ कहाँ गई। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन एज फार एज दिस वो जब मोटर सिम्टम्स अगर से, देन आपकी मसल्स की वीकनेस शुरू हो जाएगी, वो आपको नज़र नहीं आती, बट आप फटीग्ड रहेंगे, हर टाइम आप फटीग रहेंगे, क्या हो गया, मुझसे तो काम ही नहीं होता, मैं कर ही नहीं पाती। एंड दैट इज़ आई टेल यू, फॉर एन एक्टिव वुमन बीइंग फटीग्ड इज़ द वर्स्ट ऑफ द सिम्टम्स शी कैन हैव. But then you can get the treatment for that. Then you can start having your other myalgias also. And of course the osteoarthritis is age related, but at this time if we do the proper exercise and everything, we can to large extent control it. What are other problems can be there? Of course musculoskeletal, later on osteoporosis, but that will talk on the long time problem. इस टाइम पे जो आपको होगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी योनि की प्रॉब्लम, आपकी वेजाइना की प्रॉब्लम। वो आपकी वेजाइना की प्रॉब्लम जब ड्राइनेस होएगी तो खुजली होगी, इचिंग होगी, बर्निंग होगी, यूरिन आएगा, यूरिन बार बार आएगा, आपके लिए प्रॉब्लम है, दिन के लिए भी, रात के लिए भी। फिर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हो गया हस्बैंड के साथ, क्योंकि आपको पेन होगा, डिस्पार्यूनिया होगा। और सिंपल ट्रीटमेंट है, आप लोकल मॉइस्चराइज़र या लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर आपको लोकल हार्मोन्स भी दे सकते हैं। लोकल हार्मोन्स काफ़ी सेफ़ है, इवन इन केसेस जिनको कैंसर हो चुका है, कीमोथेरेपी हो चुकी है, उन लोगों को भी दे सके हैं। और रिसेंट स्टडीज़ आ रही है, इवन ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में हम लोग दे सकते हैं लोकल हार्मोन्स, क्योंकि वो जनरल बॉडी में नहीं जाते हैं। सो ये देखिए ऑलमोस्ट 11 सिम्टम हैं आपको जो कि होने जा रहे हैं। पीरियड्स इरेगुलर हुए, साथ में आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो क्या करना है आपने, बड़े आराम से अपने डॉक्टर के पास जाइए और उन्हें बताइए। So don't be shy. This is one, because this important is you have to spend your 1/3 of life in menopause now. Correct. That is very important. 40 years पे हो गया, 46 years पे हो गया, 70, 75, 80 years हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आपके एडोलेसेंट में तो 15 साल गए, अनदर 15 साल आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में 30-32 साल में ख़त्म हो गया। उसके बाद जब 40 साल के बाद आपने पार किया तो 80 साल की उम्र तक आप क्या करेंगी अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगी, हेल्दी नहीं रखेंगी, फैमिली के लायक नहीं बनाएंगे, बर्डन तो नहीं बनेंगे ना, कोई भी नहीं बनना चाहता बर्डन। वेरी ट्रू। तो सिम्टम जो हुए वो हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, थोड़ा वेट गेन हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, ये सारे सिम्टम हैं जो कॉमन होंगे जिस कंडीशन में आपको डॉक्टर को मिलना। आप एक साइट बता रही थी जहाँ पे डॉक्टरों के नाम बतलाएं, ज़रा बताइए तो क्या साइट है जहाँ पे इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी.org है हमारी का ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि यहाँ काम करना शुरू किया था।
फिर हमारी साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ मेनोपॉज सोसाइटीज़ है। सो वी आर बहुत काफ़ी सोसाइटीज़ हैं हमारी जो काम करें इंटरनेशनल लेवल पे। फिर हमारी वर्ल्ड मेनोपॉज कॉन्फ्रेंस है, मैं सबके साथ ही एसोसिएटेड हूँ। मेनोपॉज सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट रही थी, सेफॉर्म्स की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एंड वी आर ऑलवेज अटेंडिंग एंड पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। हम आपको ये लिंक दे देंगे, वहाँ पे मेनोपॉज स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आप अपने कन्वीनियंटली जहाँ नज़दीक रहते हैं उस साइट पे जाके अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर आप मेनोपॉज के सिम्टम से जूझ रहे हैं तो, नहीं जूझ रहे हैं तो भी कंसल्टेशन लेना बुरी बात नहीं। और मेनोपॉज होना नेचुरल है, ट्रांजिशन, जैसे मैम ने बोला ट्रांजिशन फेज़ है, तो ट्रांजिशन फेज़ सबको आना है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था कि मेल मेनोपॉज भी होता है। That's true. With aging, they don't have a जैसे कि माइलस्टोन नहीं है उनके लिए, जैसे मेंसेस अपसेट होना या आना, बट विद एजिंग उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सेम विद एजिंग मस्कुलर प्रॉब्लम भी आ रही हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सो दे डू इफेक्ट द जेनिटेलिया, और आपके जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशंस भी कम हो रही हैं। So all these problems that they say कि we are talking about that there is a male andropause, हम उसको कहते हैं कि andropause भी होता है। So they can also go and take the help, and whenever there are interpersonal relationship involved हैं तो उनको ही होना है। अब ये शॉर्ट प्रॉब्लम्स के बाद फिर लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो वो लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स की वीकनेस होना, आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स और अल्जाइमर होना, ये आपकी मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये तो आपके जो हार्मोन्स हैं उन्हीं के साथ रिलेटेड हैं। अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाता है, इसलिए लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर आपको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वेस्ट 80 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए। सो ये आप देखिए अपना है। BMI आपका 23 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हो गया। लिपिड प्रोफाइल का आपका जो लेवल्स दिए हुए हैं वो HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स, उसको आपने मेंटेन करके रखना है। अगर वो आपके ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से पूरी प्रॉपर कंसल्टेशन लेके अपने आप को उस ट्रीटमेंट पे डालना है। मेनोपॉजल में आपने बताया कि मेनोपॉजल हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो ये वेट को अपने को मैनेज करना 1, उसका लिपिड प्रोफाइल रखना कंट्रोल में 1 नंबर, तीसरे नंबर पे मैम ने बोला ब्लड शुगर। मेमोग्राफी का क्या कहते हैं? हाँ, अब आए कि कैंसर का रिस्क। अब हम लोगों ने अभी तक देखा था हमारा रिस्क किसका है, हार्ट डिजीज़ का और बोन्स की वीकनेस का और अल्जाइमर। ये तो प्रूवन है कि ये हमारे हार्मोन्स डेफिशिएंट होने करके होते हैं। कैंसर्स के बारे में हम लोग आ रहे थे। कैंसर्स में जो कैंसर्स एज रिलेटेड हो जाते हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू मेनोपॉज, बट बिकॉज वी आर एजिंग, वी आर गोइंग टू 40+ एज ग्रुप। सो इस एज ग्रुप में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। यंगर में भी है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का आपने देखा। सो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो वो बढ़ जाता है, तो फिर इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आपके 5 साल में मेनोपॉज के बाद या कुछ है तो आपको मेमोग्राफी अपनी जो है वो करवा लेनी चाहिए। 40 ईयर्स से बियॉन्ड हम लोग कहते हैं कि अपनी मेमोग्राफी शुरू कर लीजिए और 2 या 3 साल के बाद में आप रिपीट करवाइए। जो डेंस ब्रेस्ट है उनको अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। मेमोग्राफी भी अब डिफरेंट टाइप की आ गई है जो कि काफ़ी एडवांस हो गई है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको कुछ निकलता है तो आपने उसकी बायोप्सी करवानी है। अगर कुछ निकलता है तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। Treatment is available, the life is prolonged, but the only thing is that the things have to be diagnosed in time. Properly so, क्या करना चाहिए? मेमोग्राफी से पहले आप क्या करेंगी? अपनी ब्रेस्ट को पल्पेट कीजिएगा एवरी मंथ आफ्टर मेंसेस। हाथ पे 3 फिंगर्स से साबुन लगा के चारों तरफ एरियोला से कंट्रोल करके पूरा एक्जिला में जाइए, इस साइड मिडल तक जाइए, यहाँ ऊपर तक जाइए या नीचे तक जाइए। एवरी मंथ आप एक बारी मंथ में शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देखिए, क्योंकि औरत से ज़्यादा उसकी ब्रेस्ट को कोई नहीं फील कर सकता। सो यू हैव टू गेट द फील ऑफ योर ब्रेस्ट। तो जब भी आपका कुछ भी एबनॉर्मल होगा आपको पता चल जाएगा। सो मेमोग्राफी तो एक हो गया। दूसरा हो गया सर्वाइकल कैंसर।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Equally क्योंकि important. वो भी 30+ में आ रहा है हमारा। तो अगर आप 35 ईयर्स में, अगर हम लो इनकम कंट्रीज में भी एक बारी HPV DNA और पेप्सीमियर करवा लेते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, नॉट पेप्सीमियर ना, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, और आप नेगेटिव निकल आए तो उसके बाद 5 साल में रिपीट कीजिए, बट रिपीट जरूर करवाइए। इसी के साथ पहले, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो HPV वैक्सीनेशन के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप जल्दी वैक्सीनेशन अपनी लड़कियों को करवा लें, क्योंकि हमारे पास जब डॉटर इन लॉज आ रही हैं प्रेग्नेंट होकर तो हम मदर इन लॉ से बात कर रहे हैं, जब हमारे पास मदर इन लॉ बात कर रही है तो हम उनके ग्रैंड डॉटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट्स ए होलिस्टिक हेल्थ केयर ऑफ वुमेन, वो कहीं रुकती नहीं है, इट्स ए कंटिन्यूस साइकिल। तो लड़कियों को अगर आप 10 साल की उम्र में इंजेक्शन लगवाएंगे तो अब भी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आ रही है WHO की, एक इंजेक्शन भी आपके लिए सफिशेंट है। 15 साल की उम्र के बाद 2 लगवाइए, 26 साल की उम्र के बाद फिर 3 इंजेक्शन आपके हो जाते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स हैं तब भी उनको 3 इंजेक्शन लगाने हैं। 46 के बाद लगवा सकती हैं, 40 के बीच में भी लगवा सकती हैं, जब किसी की नया रिलेशनशिप बना, नई शादी हुई या कुछ हुआ तो उनको नया रिस्क हो जाता है, तो उन लोगों को भी। मैडम आहूजा, डिस्कस हो गया कि मेनोपॉज क्या होता है, तो हमने जान लिया। अब मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज में आ गई, वुमन आ गई, और क्या ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन है अपने पास? वुमेन इज मेनोपॉज डायग्नोज हो गया, अब वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगी? कुछ सिम्टम्स होंगे तो जाएंगे। करेक्ट। क्या बिना सिम्टम्स के भी जाना चाहिए? या आई थिंक एक बार कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि मैडम ये पीरियड तो हमारे बंद हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अगली उम्र में हेल्दी रहें। यस। सो फिर मेनोपॉज में 3 चीज़ें आती हैं फिर। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपकी मेन स्टे है, चाहे आपको सिम्टम हैं या नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो होनी ही है। मेनोपॉज तो छोड़ो, अदरवाइज भी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, बट हम कहते हैं कि चलो, औरत बिजी हो जाती है इतनी अपने बच्चों में, फैमिली में, कि वो भूल जाती है कि आई एम ए वुमेन। वो ये भूल जाती है कि मेरे भी कुछ सपने हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज कुछ करने का इरादा है। जब ये दिमाग में आता है और वो हेल्दी नहीं है तो उस टाइम पे वो कुछ नहीं कर पाती है। सो इसलिए उसके जहाँ ये शुरू होते हैं पीरियड इरेगुलर होने या बंद होने के, यूँ एकदम भी हो जाते हैं, तब डॉक्टर से आके एक बार सलाह लेनी चाहिए वुमेन को भी, और उनके साथ उनके हस्बैंड भी आ जाए साथ में कि चलिए हम दोनों ने ही हेल्दी रहना है तो हमने क्या करना है। सो एक तो फर्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकेंडली एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर आपके आ जाते हैं, काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड अदर चीज़ें जो आ जाती हैं बियॉन्ड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट और उसके बारे के बियॉन्ड मैं कह रही हूँ, जो वो आपके आ जाते हैं। थर्ड फिर हमारी हार्मोन मेडिकेशनल मैनेजमेंट आ गई, उसमें एक तो हार्मोन्स आते हैं और एक नॉन हार्मोनल भी आते हैं। सो ये 3 टाइप के हमारी। सेकंड टाइप क्या होता है? अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन इकट्ठी होके वो आ जाते हैं जो डिफरेंट ट्रीटमेंट। हार्मोनल तो आप बता देंगी, डॉक्टर हैं। नॉन हार्मोनल बताइए, पब्लिक को बड़ा इंटरेस्ट होता है। नॉन हार्मोनल से पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एग्जैक्टली। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले जो आपने करना है वो है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द वेट कंट्रोल। अब उसमें क्या कंट्रोल करना है आपने? वेस्ट। क्यों करना है कि मेनोपॉज में क्या हो रहा है औरतों के साथ कि वो लोग अपना, उनका फैट जो है वो शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह से। अब उनका हिप से के बजाय पेट पे आ जाता है, तो वो जो पियर शेप होता था उनका शेप, वो बदल के अब एप्पल बन जाती है। अब ये जो एप्पल शेप आपका बन रहा है, और आप भी देखती है ना, ड्रेस आ रही है इधर से टाइट हो रही है, इधर से बल्ज निकल रही है, डजंट लुक, कोई ड्रेस भी नहीं सूटेबल होती है, वो आपका बढ़ रहा है फैट, जो कि आपके अंदर विसरा में जा रहा है, अराउंड हार्ट, अराउंड लिवर आपका फैट आ रहा है। ये आपके लिए डेंजरस फैट है, तो हमने इस फैट को कंट्रोल करना है। अब इस फैट को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। आप कहेंगे एक्सरसाइज क्या करना है? लोग कहेंगे मैं चलती तो हूँ,
और चलते वक्त भी मैंने औरतों को देखा है कि ज़्यादातर या हस्बैंड वाइफ जा रहे होंगे तो लड़ रहे होंगे कि बहू ने कहा है, बेटे ने ये कहा, और अगर औरतें जा रही होंगी तो मेरी बहू ने कहा, वो सुनती नहीं है, ये नहीं है। तो जब वो इस वे में बात कर रही हैं तब वो चल थोड़ी रही हैं। सो जब आपको वॉक भी करना है, आपको एक डेफिनेट स्पीड पे वॉक करना है, तो आपकी हार्ट रेट बढ़े। आपकी बेसिक हार्ट रेट से आपकी हार्ट रेट बढ़ जानी चाहिए, तो वो मैक्सिमम हार्ट रेट कहलाती है आपकी। डाइट के ऊपर, डाइट में सिर्फ आपने एक ही चीज़ करनी है, क्योंकि मैं लंबी चौड़ी डाइट्स किसी को नहीं बतलाऊंगी, मेडिटेरियन डाइट, ये डाइट, वो डाइट। आपने अपने कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं। और हमारी कंट्री में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहे हैं? हमारी रोटियों से, चपातियों से। अगर हम चपाती कम कर देते हैं, उसकी जगह 1 कटोरी और बढ़ा लें अपने कर्ड की, अपनी दाल की, अपनी सब्जी की, तो रोटी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सैलड खाना शुरू कीजिए पहले, चाहे स्प्राउट्स में या सीजनल सैलड। हमारे यहाँ तो इतना मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसकी। वो लीजिए। टोन्ड मिल्क का कर्ड लेना है आपने। दाल और सब्जी जितने कम मसाला, जितने तेल कम डाल के बनाएंगी, उतनी टेस्टी भी बनती हैं और उतनी ही हेल्दी रहती हैं। आपको 1-1 रोटी सुबह शाम कम करना कोई मुश्किल नहीं है। आपका वेट कम हो गया, आपके लिपिड प्रोफाइल भी इसमें नॉर्मल आ जाएंगे, आपकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल आ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाएगा। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए बेसिकली डॉक्टर्स आपको यही ही बतलाएंगे। आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दवाई लिख देंगे, फिर आप सारी उम्र वो दवाई खाती रहेंगी। ये ज़ीरो ऑयल कुकिंग की बात आजकल मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, वो क्या आपको लगता है ठीक है वो कि गलत? मैं तो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ में जाने में बिलीव नहीं करती हूँ। आप मॉडरेशन में रखिए, जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नहीं है कि 15 दिन के लिए लिया आपने, 1 महीने के लिए लिया। आप वो रखिए जो आपकी फैमिली पूरी खा सके। ठीक है ना, वही टेस्ट रखिए। साल्ट भी ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल बंद करना है हर चीज़ में, आप मिनिमम साल्ट रखिए, क्योंकि हर एक सब्जी का अपना टेस्ट होता है, हर एक सब्जी में साल्ट होता है, हर एक दाल में साल्ट होता है, तो आप मिनिमम डालिए। और बाकी तेल है कि अब वो कई बार कहते हैं कि आप डिफरेंट मिक्स कर लीजिए, बट बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि आप ज़्यादा कैलोरीज बजाय तेल से लेने के आप अपने प्रोटीन से ज़्यादा लीजिए। ठीक है ना, सो प्रोटीन एक्स्ट्रा, पनीर एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, आप अपने कर्ड ऐड कर लीजिए। मिल्क हम लोग ज़्यादा नहीं बतलाते हैं, क्योंकि मिल्क में कोलेस्ट्रॉल होता है। जो भी चीज़ आपको एनिमल से मिलेगी उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, तो मिल्क जो है वो एनिमल से आता है, काऊ और बफलो से आता है ना। हाँ, लेकिन जो प्लांट सोर्सेज वाले हैं वो अच्छे हैं। चिया सीड्स वगैरह अच्छा है, हाँ, अखरोट अच्छे हैं जी, आलमंड्स अच्छे हैं आपके। वो अगर आप डेली सुबह उठ के 5-6 खा लेते हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं जो कि अच्छे हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। करेक्ट। और डाइट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल में भी आ जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी। सो वो दोनों तरफ आ जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी आ जाएगा। अब वो उसको आपने डाइट में कैसे ऐड करना है। सन्स में तो हम जाएंगे नहीं, सब काले हो जाएंगे, सनस्क्रीन लगा कर जाएंगे, फैक्ट है। दूसरा, जिस टाइम पे वो लोग कहते हैं 11 से 12 बजे के बीच में आप लोग धूप में पूरा उतार के बैठिए, और वो हमारी कंट्री में पॉसिबल ही नहीं, ना सर्दियों में पॉसिबल है ना गर्मियों में पॉसिबल है। तो हमें सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए, फिर कि हमें कहाँ से मिलते हैं। नॉन वेजिटेरियन में तो एग से आपको मिल जाता है, विटामिन डी काफ़ी मिल जाता है, बाकियों को फिर सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो सप्लीमेंट के लिए फिर आप लोग रेगुलर ले सकते हैं अपना, जितना भी आपको है। जो वर्कर्स सनलाइट में काम कर रहे हैं उनमें भी एक्चुअली डेफिशिएंसी देखी गई है, बट एनीवे फिर भी कम रहती है बजाय हम लोगों के, जो कि एसी रूम से, एसी गाड़ी में, एसी मार्केट में, उससे बाहर ही नहीं निकलते हम लोग। और बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, हम कोई वेट कैरी ही नहीं करते। अब तो हर चीज़ है, ट्रॉली पे है। बच्चे भी जब हमारे साथ जाते हैं तो वो भी ट्रॉलियों में ही बैठ जाते हैं सो उनको भी नहीं है। तो आप देखिए, द ओनली वेट वी आर कैरिंग इज रिमोट्स, और रिमोट विद वेरी स्विचेस, मोबाइल, बस इतना ही वेट कैरिंग है हमारे। तो फिर हम लोग नेचुरली अनहेल्दी हो जाएंगे, मसल्स बिल्टअप नहीं होंगे, फैट बढ़ता जाएगा, फैट इधर इधर हर जगह पे चढ़ता जाएगा, तो बीमारियां करेगा। तो लाइफस्टाइल चेंज में जैसे बतलाया आपने कि आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है, कोई भी एक्सरसाइज ऐड करनी है, वॉक हो सकती है,
अभी मैं पढ़ रहा था कि स्किपिंग द रोप, पिछले पॉडकास्ट में आपने बोला था कि रस्सी कूदना सबको चाहिए, लड़कियों को चाहिए, पीसीओडी ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है ये अच्छा एक्सरसाइज। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर स्किपिंग रोप करते हैं तो आपका हार्ट एंड लंग्स दोनों बेटर होते हैं। बिल्कुल। तो ये कर सकते हैं। और डाइट में जैसे मैम आपने बोला कि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, प्रोटीन बढ़ा दें, और कैल्शियम और वो विटामिन डी ऐड कर लें। सप्लीमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन है नहीं विटामिन डी का, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें विटामिन डी भी लेना पड़ेगा, हमें कैल्शियम लेना पड़ेगा, प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटीन में पनीर बोला मैम ने, दे सकते हैं, दही ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं क्योंकि मैं खाता हूँ, चिया सीड्स मैं भी खाता हूँ, तो अच्छे प्रोटीन सोर्स। फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, ये सीड, और सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको मिल जाएगा, काफ़ी मिल जाता सारा मिल जाता। तो ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं इनके बाद। तो ये तो रहा इसका जो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइटरी। अब जो स्ट्रेस होता है इसको कैसे मैनेज करें? वी आर नाउ ए रेस, अनहैप्पी पीपल हैं, अनहैप्पी, यस, अनहैप्पी पीपल हैं क्योंकि हमें हर जगह पे हम compete कर रहे हैं। हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम उसको कंपटीशन में डाल रहे हैं, नॉट इन ए हेल्दी कंपटीशन। हम अपने पड़ोसियों के साथ कंपटीशन में है, उसकी गाड़ी कौन सी आई है। हम अपने कुलीग्स के साथ कंपटीशन में है, वो कितनी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। हम फेसबुक में सिर्फ कंपटीशन पर हैं कि वो कहाँ चला गया, मैं नहीं गया, या क्या है। आधी बातें झूठी होती हैं वहाँ पे। वो अनहैप्पी पीपल ही हैं। हैप्पी पीपल बॉदर नहीं करते। हैप्पी पीपल की हैप्पीनेस इनसाइड है, इनसाइड है। व्हाट यू वांट टू achieve it according to your maximum capability and be happy about it. There should not be any unhealthy competition जो है वो नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे हम लोगों का पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा, डी स्ट्रेस नहीं हो पाएंगे। डी स्ट्रेस नहीं हो पाएंगे तो हमारे मेंटल प्रॉब्लम बढ़ेगी। एंड आई टेल यू, कभी आपने सोचा था कि बच्चों को भी साइको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, उनकी भी बिहेवियरल थेरेपीज करवाई जा रही हैं, उनको भी डी स्ट्रेस किया जाता है क्योंकि ये सारा स्ट्रेस हम लोग अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहती होती हूँ, अगर एक लाइन किसी की लगी हुई है तो आपको उससे आगे आने के लिए अपनी लाइन लंबी ड्रॉ करनी है, उसको मिटाने की कोशिश मत कीजिए। करेक्ट। जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे कि भैया ये पर्सन है, उसने काम किया है, ही डिजर्व्स इट, ही और शी डिजर्व्स इट, तो मेरे ख्याल से आपके अंदर से वो जो अनहैप्पीनेस आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, अपने आप को भी रिकॉग्नाइज कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। सुबह उठ के, आजकल मैंने बच्चों को देखा है, इवन ऑस्ट्रेलिया में देखा था, उनके भी स्कूल में 6-7 साल के बच्चों को उन्होंने 3 वो लगा के दिए हुए हैं, आई एम ए हैप्पी पर्सन, आई एम ए कॉम पर्सन, आई एम ए गुड कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब सुबह उठ के आप ये अपने आप को बताते हो कि आई एम ए हैप्पी पर्सन। सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर ए हैप्पी पर्सन एंड यू आर ए कंटेंटेड पर्सन। अब कंटेंट की तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, कोई है लिमिट कहीं पे? किसी की भी नहीं हुई। इतने बड़े बड़े राजपाट वाले सब चले गए ना, नेपोलियन वगैरह, एवरीबडी, whether you go into the political areas or you go into the professional or you go into big business houses, everybody, is there a limit? No. So वो limit तो हमने set करनी है। Sky is the limit. Sky is the limit. So de-stress करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। Right, exactly. तो डी स्ट्रेस करने के लिए आपको, जैसे आपने बताया, ये ठीक है, मुझे लगता है योगा, सब लोग बोलते हैं योगा, मेडिटेशन तो वही है ना कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, रिलैक्स योर बॉडी एंड देन फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू फॉरगिव द पीपल। इफ यू टेक द ग्रजेस विद यू अलोंग देन यू कैन नॉट बी हैप्पी, and as long as you are taking with you grudges against everybody, then you cannot be happy. Let them be responsible for their karmas. अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, मैंने नहीं सुना, मैंने तो स्माइल दे दिया, तो अनहैप्पी कौन हुआ? वो कि भैया मैंने तो इसको अनहैप्पी कहने के लिए कुछ किया था, वो तो अनहैप्पी हुआ नहीं। So I should not say, next time I should not say anything wrong to that person.
सो अच्छा रहा कि मेंटल स्ट्रेस कम करने का कि अप्रिशिएट करें और compete मत करें, ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मैं compete ना करूं। मैं कोशिश करता हूं, मैं भी नहीं करता, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, खासकर पोस्ट नहीं देखता, मैं अपनी ज़रूर डालता हूं, बट लोगों के पोस्ट का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो हाँ, ये हैप्पी रहने का एक तरीका है। अच्छी नींद आती है, अच्छा उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर दिया आपने, अपनी डाइट में आपने चेंजेस करा दिए। लास्ट अभी बीच में आपने बोला था सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनमें क्या, जैसे मेनोपॉज हुआ तो आपने बताया कि ड्राइनेस होती है वजाइना में, तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? कोई कोई दो चार नाम बता दें जिससे कि लोगों को इजी हो जाए। अच्छा, एक तो वो आपने अभी स्लीप का बताया था, वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया। 6 to 7 आवर्स रादर स्लीप होना चाहिए, करनी है आपने। बस आप रात को घड़ी पे लगाइए कितने बजे मुझे सोना है और हाँ, कितने बजे लेट उठना जाइए, है। नींद आए ना लेट जाए, नींद आ जाएगी, आ ही जाएगी। आ जाएगी। वंस यू मेक योर हेल्दी स्लीप हैबिट्स, वो आ जाती है। मैं भी नहीं सोती थी, मैं 3-4 घंटे सोती थी, क्योंकि रात को बैठ के लैपटॉप पे काम करते रहना, लिखने जाना, फिर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना। तो 6 बजे की भी अगर फ्लाइट है, 5 बजे की फ्लाइट है, तो रात को 2 बजे उठ के जा रही हूँ। तो इतना ज़्यादा वो किया, तो वो नेचुरली आई हैड इफेक्ट ऑन माई हेड. I had my bypass surgery, though I'm happy even after that, because I think I learned from them. I never felt bad about something which is happening to your body. Now we come to a very important issue, that is the sexuality problem. Now healthy sexual relationships are very, very important for a family and for the society also. Because that is one thing which is the need of the body, like you have to eat. So it's the same way, it's the eating about habit. So we are always talking about that we have to bring these issues out of the cupboard now. We should be discussing them, talking about them. We should not feel, ashamed. There's nothing to be feeling ashamed. So इस टाइम पे जो problems आपकी हो जाती हैं, they can be from the male side also and from the female side, or both can have the problem. But unless they won't be discussing most of the time among themselves also. So perhaps if they go to a good gynecologist, sit there and discuss the things, once come out the cupboard, they can be taken very nicely. Now husbands ki problem can be when they are diabetic or they are hypertensive, heart disease, and they are on these medications. Those medications also can cause the hypoactive sexual desire disorders. Correct. So that is one thing is there. And then there can be their joint problem, physical problem, where it's difficult to do also. Yes. Same thing can happen with the women also. Then with menopausal, yes, women do have decrease in libido also. Libido is your desire. So if you don't have a desire to start, so that can also cause you problem. So hyperactive sexual desire disorders can be there. So then can be there simple local problem. And as I said you earlier also, that you can get the local treatment in the form of lubricants or moisturizers, lubricate, the penetration becomes easier with the lubricants, and then you can get the hormones which built up your vagina and vascular blood supply which is reduced in the menopause, so that is increased. And then you have to keep up with the sexual activity, because that is the first thing which increases the blood supply and your vaginal flora thickness also. So these are the disorders, basically hyperactive sexual desire disorders, which are there. Sometime in the females we might have to give the male hormones also, testosterone also. And medical problems of the male should be discussed. Yes, true. तो ये जो आपने बताया कि वो लेना चाहिए लोकल जो भी लुब्रिकेंट, तो क्या OTC मतलब केमिस्ट से मिल जाते हैं? Yes, lubricants and these are available on the OTC. Moisturizer both. प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. These are not prescription. वैसे हमारी कंट्री में प्रिस्क्रिप्शन तो किसी के लिए भी नहीं चाहिए. I'm sorry, but some of the things which should not be available are available. Yes, but menopause hormone therapy is absolutely 100% prescription oriented, and prescription should be given by those doctors only who know the menopause.
Because if we don't know the menopause, if we don't know the side effects, if we don't assess the patients properly, then a very good therapy becomes a wrong therapy, because you have the side effects because you were not supposed to give to that population. That is what has happened in the WHI study. So those who are doctors can understand it. So the only thing is, yes, MHD is safe to be given. Women need it for both reasons, for quality of life issues also, and from longevity issues also, to prevention of the even cardiac diseases in premature ovarian insufficiency. We have to start with menopause hormone therapy in these patients. ओके, अब ये बताओ आप, ये जो मेनोपॉज होता है अमूमन कितना टाइम लगता है? मतलब इट इज नॉट ओवरनाइट. Okay, it's a definite phase of life. Now, how to actual phases were not defined now. So you have asked a very important question, because initially also from very day one I was been asking this, and no associations have been able to define it. Because at what time we'll say now the menopausal effects are not there, because these are not because of the hormonal changes. So we can say around 50 years to 65 years, 15 years can be there, 20 years maximum, because in some women the hot flushes they lost up to 20 years also. So normally 4 to 5 years, 15 years, but recently some studies are coming up. So let's say कि 65 and 70 is something where then what starts? Geriatrics. That is your old age that perhaps starts. Because then you have problems which are related to your aging. So with aging, your system goes on Slow down. losing its function. That's a complete subject in itself. Why some people live beyond 100 years and why don't they live beyond 60, 70 years. True. So that is a different thing. But menopause, when starts from 46.6 plus minus 6 years in the Asian and Indian population, in the Western, it's 51 to 52 years. Symptoms can last up to 10 to 15 years also. Basic symptoms are hot flushes. Then the lubrication of the vagina is very important, because hot flushes get cured, but dryness of the vagina, that's a progressive one. So if you are using something locally, you should be using for a long time. So because of the super added infections which you will be having later on in vagina because of the menopausal symptom, can make you go to visit a doctor again and again. तो ये रहा कि 46.6 के इंडियन में होता है, और ये वैसे कॉमनली 3-4 साल रहता था, लेकिन हो सकता है आपके 10 साल भी रह जाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो नॉट टू वरी, मैडम से मिलो या आपके नज़दीक के डॉक्टर से मिलो, आपको इन मुसीबतों से आपको छुटकारा दिला देंगे. बड़ा इजी है. ये है आज की उसमें कि मेन हमारी इस पॉडकास्ट का आज का मतलब था कि प्रॉब्लम आई है तो वो सॉल्वेबल है. इसमें कोई बड़ा कोई मसला नहीं है. तो थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ, थोड़ी थोड़ी एडवाइस, थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस, ये आपको ठीक कर सकते हैं. तो मैडम, चलिए, ये हुआ कि हमने ट्रीटमेंट भी बता दिया, आपने हमें मेनोपॉज की डेफिनेशन बता दी. अब जिम्मेवारी किसकी है कि वुमन आ गई ट्रांजिशन करके मेनोपॉज में आ गई. अब जिम्मेवारी फैमिली की या वर्क प्लेस जहाँ काम करती है, क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये तो बहुत बर्निंग इशू और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट इशू मेरे ख्याल से आपने यही लिया है कि कहाँ से सपोर्ट सिस्टम शुरू होना चाहिए. राइट. That support system should start from the family itself. Family, true. So family should be supporting and understanding when she is undergoing these problems. True. And they should be sympathetic, and whatever environment she needs at home should be changed, like changing the temperature and everything. She can wear clothes in layers, but that's not very useful anyway. But if they just be understanding about her problem, when she gets irritated or depressed, anxiety is there, so they should be helping her. True. Even the husband, when she gets the problem, they should get it solved like that. Now this is one thing. Second, very, very important thing is, now we have 50% of our women in the workforce. And retirement age is our 58 to 60 years. So that means 100% of those working women are in the workforce suffering from menopause in some or the other. So if we take the symptoms of the hot flushes, and this is 60 to 70% women
That means we should be discussing these problems. We should be targeting our women in the workforce itself. So who can do it? The government has to make the policies that when the women are going through these transitional changes and anything risk factors are there for other diseases, they should be looked after. Now for that, those people who are in the managerial post, they have to be taught. And who should be teaching them? That is the job of I think our professional organizations and the government of India. We should make it feasible, going to the colleges, going to the institutions, going to the factory, and just having menopausal cafes there. Just having once in a month a discussion of the menopausal women, just talking to them is going to relieve so many things. And simple changes in the workplace, like shifting the working from home or shifting the day shift when she's having the night problem or the mood problem, then just being cooperative with her and giving her an environment which is, if she's having a bone problem, look into that. She's not into a work where she has the chances of falling down and having fractures. So prevention of fractures, those women in the workplaces can be there. And then what the government of India at the community level has to be done is a place for these people to come together, because they are suffering most of all from loneliness. That loneliness has to be, they have to communicate, come together. So these community places should be there where they can have meeting, and there should be special, at least we are undergoing so much of urban development, but still I am not finding, except for a couple of places, any place for the walking specially, or for the children to do bicycling, or for these aged people if they want to go and start their exercise as a bicyclist, where to go. We just don't have any places to go. So above 50 years, 60 years, 70 years, where do we go? That is the first question we are asking all of you who are in the policy making. What the facilities for exercise you are providing? Improve your parks, improve your roads, at least include the side roads where children who are developing into the citizens of India and elderly population who are already a source of wisdom and experience and skill for all the countries have to be looked after, so that they can live in a healthy way. True, very true. जैसे ट्रांजिशन में मेनोपॉज में आ जाती है वुमेन, तो फैमिली का पहला रोल आता है डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करती हैं उनकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि उनको किस तरह हेल्प करना जिससे उनकी रोज़ की कोई प्रॉब्लम है कम हो जाए, छोटी मोटी कम हो जाए, जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिससे उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, उनकी वॉक करने की जगह मिल जाए, उनको तरह तरह के उनको फ़ायदे मिले जिसका उनकी लाइफ आसान हो जाए। बेसिकली आइडिया तो ये रहा। एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हम कोशिश करते हैं अपने लेवल पे मेनोपॉज के लिए। आप मेनोपॉजल डॉक्टरों ने एक सोसाइटी बना ली, बहुत काम कर दिया, लेकिन इसको सुनने वाले तो बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन क्या हमारे जो स्टार्स हैं, फिल्म स्टार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपने एक्सपीरियंस बताएं? बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो मेनोपॉजल हो चुके हैं, ऑब्वियसली हो चुके हैं, जो 50, 60, 70 के, उन्होंने अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कैसे उनका खुद सॉल्व किया, कैसे उनकी फैमिली ने सॉल्व किया, वो सारी चीज़ें अगर बताएं तो मुझे लगता है लोगों को जल्दी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। हमारा काम तो करते रहेंगे, आप कर रहे हैं, आप पूरी सोसाइटी बना के पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या लोगों को पता है कि आपकी कोई सोसाइटी है? बहुत थोड़े लोगों को पता है। देखिए, सेलिब्रिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, बट सम ऑफ द अदर थिंग इज दैट ऑल द सेलिब्रिटीज दे नीड मनी फॉर दिस। यस, I didn't want to use the money. The financial implications for them are there. Yes. And it's not about the film personalities. We have seen, because we have been trying to invite them, make them the role model, but economically it does not become feasible for us. Yes. So even we want, because celebrity, whatever level theirs will be,
they are a sports person, they are in the physical Yes. health, they are in the international arena, whatever way they have gained, they should feel, all of them, that they have a responsibility to this society at all the levels. It's not only for the elderly only, it's for the adolescents only. The way they are setting up the examples is also very important. They have to set the goals, healthy goals for the society, because they have been lucky enough to go to that status. Yes. So whatever you gain from the society, you reap from the society, if you don't pay back that again into the society, it's not going to be a healthy society. बट आपकी सोसाइटी की एडवर्टीजमेंट करता कोई नहीं मिलता, पान पराग के करते हो या पान मसाला के करते हो सारे मिल जाएंगे। तो ये तो दोहरा मापदंड है पान लोगों पराग के, वाले तो आपको पता है, जब उन्होंने अपनी मार्केटिंग कर ली है, हम मार्केटिंग कहाँ से करें? हम लोग तो एग्जैक्टली पहले ही काम कर पैसे रहे नहीं दे हैं, पा रहे हैं, बस यही ना। तो ये उनकी जिम्मेवारी हम बनती लोग है। तो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, पहले ही सेल्फलेसली कर रहे हैं ना। सेल्फलेसली हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम इसको we give करेंगे। our time, we give our money, True. we give our health also when we are working for these organizations. राइट। But still, there are a percentage of people who are really passionate about this work and they want to carry forward some message. That's why, Dr. Keshav, I'm sitting with you here Thank you. and doing this. थैंक यू मैम। Though you know that I was very tired today, I know, but I know. still, I am here because I was committed. That's right, I'm that's true. committed to a cause that we have to take this message forward about the healthy aging. अगर कोई हमारा पॉडकास्ट कोई सेलिब्रिटी अगर आज गलती से देख लेता है तो प्लीज़ करिए कुछ, आप भी कुछ करिए। मैं कर रहा हूँ, मैम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी बनाई इन्होंने, मेनोपॉजल सोसाइटी है जो करने की कोशिश कर रही है, हेल्प करने की कोशिश करिए, आप भी करिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आपका अगला जन्म सुधर जाएगा, आपकी अगली पीढ़ियाँ तर जाएंगी, डेफिनेटली अभी आप का कोशिश सुधर कीजिए। जाएगा पहले। तो थैंक यू मैम, मेनोपॉज के बारे में आज अच्छी जानकारी हमने कलेक्ट करी और आप सब ने अच्छी अच्छी चीज़ें नोट करी, कैसे मेनोपॉज को डिफ़ाइन करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किन कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना है, आपकी लाइफ में आपको क्या चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइज को लाना है, प्रोटीन बढ़ाने हैं, कैल्शियम ऐड करना है, विटामिन डी ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर जाके कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका आंसर मैडम से ज़रूर कराएंगे। पिछली बार के सारे क्वेश्चन के आंसर मैडम ने खुद करे और इनका डिस्क्रिप्शन में इनका आप डिटेल मिल जाएगी, आप चाहें तो इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इनकी सोसाइटी जो मेनोपॉज के बारे में काम करती है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप कभी भी जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं जिससे आपकी मेनोपॉज की समस्याएं कम हो जाएं। तो इस तरह के पॉडकास्ट के लिए हमें डेफिनेटली आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आप इस पॉडकास्ट को शेयर करें लोगों के साथ, हो सकता है किसी और को फ़ायदा हो। तो इस तरह के पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते ही रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के और अच्छे अच्छे गेस्ट लाएं। ये बहुत अच्छे हैं, ये कम अच्छे नहीं थे, लेकिन और भी इन तरह के अच्छे अच्छे गेस्ट आएँ और आपका जो नॉलेज है उनको बढ़ाने की हमारी जिम्मेवारी है, ये हमने उठाई हुई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट क्या करें, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आपसे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर किशोर।